कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। निर्वाचन आयोग ने ये कार्रवाई कमलनाथ के 2 बयानों को लेकर की। मंत्री इमरती देवी को आइटम और सीएम शिवराज सिंह चौहान को नौटंकी का कलाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कमलनाथ पर भारी पड़ गया। भाजपा ने कमलनाथ के इन दोनों बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद आयोग ने ये कार्रवाई की। चुनाव प्रचार थमने से 48 घंटे पहले हुई कमलनाथ पर कार्रवाई से कांग्रेस नाखुश है। वहीं कमलनाथ भी इस मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं। स्टार प्रचारक ना कोई कद है ना कोई पद है। मैं चुनाव आयोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो। मैं तो जा रहा हूँ, अभी मैं आगर जा रहा हूँ, हटपिपलिया जा रहा हूँ। कल भी जाएंगे सर? मैं कल भी जाऊँगा। उपचुनाव में भाजपा हर मोर्चे पर कमलनाथ की घेराबंदी करने में लगी थी और कमलनाथ के विवादित बोल भाजपा के लिए संजीवनी बन गए। कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने से भाजपा में उत्साह है, लेकिन कमलनाथ के चुनाव प्रचार करने वाले बयान के बाद भाजपा ने एक बार फिर कमलनाथ को निशाने पर ले लिया। लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नजरों में बाकी सब गलत है। उनकी नजरों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नजरों में चुनाव आयोग गलत है। अब चुनाव आयोग ने भी किया तो बदले की भावना से किया। संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हुए आपको लज्जा नहीं आती? आपने आज भी एरोगेंसी और गुरूर और घमंड दिखाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था, आगाह किया था। आपके नेता राहुल गांधी ने आपको आगाह किया था, माफी मांगने के लिए कहा था। उस समय भी आप गुरूर और घमंड में थे, आज भी आप गुरूर और घमंड में हैं। आप चिंता मत करिए, 3 तारीख को जनता आपका घमंड और गुरूर जरूर उतारेगी। कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने से नाराज कांग्रेस निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग की ये कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस ने अपनी याचिका ई-फाइलिंग के जरिए दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के लिए बंद है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने के बाद भी उनका चुनाव प्रचार जारी है। स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने के बाद अब ये चुनाव प्रचार का पूरा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि स्टार प्रचारक को लेकर सुप्रीम फैसला क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। उपचुनाव में अब अपनी अपनी मर्जी देखी जा रही है। कमलनाथ, जिन्हें रोक दिया गया प्रचार करने से, स्टार प्रचारक का दर्जा छिन गया, बार बार उन्हें नोटिस थमाए गए और कहा गया कि आपत्तिजनक बयान जो है उनसे दूरी बना लें। लेकिन यह सिलसिला चलता रहा और बाद में कार्रवाई जो है वो चुनाव आयोग को करनी पड़ी। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे और आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि जानबूझकर इस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या बीजेपी का घेरना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा? क्या स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने से कांग्रेस कमजोर होगी या फिर जनता के बीच वो अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या स्टार प्रचारक का दर्जा छिनने से होगा कांग्रेस को नुकसान? क्या कमलनाथ पर कार्रवाई के बाद बदलेंगे राजनेताओं के सुर? क्या रणनीति के तहत भाजपा साध रही कमलनाथ पर निशाना? बीजेपी के कमलनाथ को अहंकारी कहने के क्या मायने?
बार बार भाजपा कह रही है कि कमलनाथ जी अहंकार में डूबे हुए हैं और इसी वजह से वो ना ही राहुल गांधी की बात सुनते हैं और ना ही कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने सुनी थी, ना ही सिंधिया की बात उन्होंने सुनी थी और इसी वजह से सरकार उनके हाथों से चली गई, लेकिन अहंकार जाने का नाम नहीं ले रहा। बार बार अहंकार की बात कहना क्या सिर्फ कमलनाथ को घेरने की कोशिश है या फिर इसमें सच्चाई भी है? सिंधिया जी ने जिस तरीके से कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस का संगठन क्या वाकई अब भी मजबूत नहीं है? क्या कांग्रेस के घर में अब भी एका नहीं है? और अगर नहीं है तो उपचुनाव जीतने का जो दावा है वो कितना मजबूत है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं, पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। हमारे साथ चेतन जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तीनों का बहुत स्वागत है। अवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी अहंकारी हैं और अपने अहंकार में वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नाज़रीन जी, ये बड़ा दुखद है। मुझे लगता है शायद ये आजाद भारत में इस तरह का पहला निर्णय आया कि जहां मुझे कहने में बड़ा दुख है लेकिन कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो एक तरफा है। भले ही चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन नाज़रीन जी बड़ा दुखद है क्योंकि जो जिस तरह की कार्रवाई माननीय चुनाव आयोग ने की है वो एक तरफा कार्रवाई है। क्योंकि सिर्फ आपने कमलनाथ जी के बयानों को गौर किया, कांग्रेस पार्टी की जो शिकायतें थी उस पर गौर नहीं किया। हमने निरंतर शिकायत दी कि आप 6 अक्टूबर की बात करें। 6 अक्टूबर को प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी का कहना था कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के कुएं के मेंढक हैं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी उनको कपटनाथ कहते हैं, उनको बुढ़ा कहते हैं, उनको चैतुआ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके एक मंत्री गिरिराज दंडोतिया तो कहते हैं कि कमलनाथ जी अगर दिल्ली आ जाते तो उनकी लाश जाती। इमरती देवी ने क्या क्या नहीं कहा, उनकी दिवंगत माता जी के बारे में भी अपशब्द कहे, ठीक है, और उनकी बच्चे, उनकी पत्नी के लिए भी अपशब्द कहे, कमलनाथ जी को लुच्चा कहा। इस पर बड़ा दुख है, हमें बड़ा खेद है कि इन सब बातों का संज्ञान माननीय चुनाव आयोग ने नहीं लिया। लेकिन अवनीश जी देखिए, स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया ये तो ठीक है, लेकिन कार्रवाई तो बीजेपी प्रत्याशियों पर भी हो रही है ना। मोहन यादव जी, उनका भी प्रचार रोक दिया गया। आप मुझे बताएं इसमें स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान भी आज भी है, नरोत्तम मिश्रा जी भी स्टार प्रचारक है, इनसे तो दर्जा नहीं छीना गया। सिर्फ कमलनाथ जी से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का कारण नाज़रीन जी आप समझिए, एक वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी भय खा गई। जो कमलनाथ जी की सभा में जिस तरह से भीड़ एकत्रित हो रही है और जो उनको जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से शिवराज जी एवं सिंधिया जी की सभाएं निरंतर फ्लॉप होती जा रही हैं, उसमें कई सारे सरकारी कर्मचारियों को बुलाने के बावजूद उनकी सभाएं फ्लॉप हो रही हैं। उस सबसे बहका के भाजपा ने और बकायदा माननीय चुनाव आयोग से मिलकर ये निर्णय किया है। मुझे तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जानबूझकर रणनीति के तहत भी हुआ है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, इससे कोई नुकसान होगा कांग्रेस को? आप कमजोर पड़ेंगे इससे क्या? हमको कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस और मजबूत होने वाली। जनता के बीच में ये बकायदा बात जा रही है, जनता को सब समझ में आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता सुनंदा पुष्कर को, उसका तो आप कोई दर्जा नहीं छीनते। इस देश का प्रधानमंत्री भरी लोकसभा में एक महिला के हंसने पर उसकी तुलना सूर्पनखा से करता है। इस देश में एक वरिष्ठ सांसद नरेश अग्रवाल, ठीक है, अब इस पूरे मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही चुके हैं, तो आगे अगर आपकी जो भी आपत्तियां हैं वहां पर सुनवाई होगी, और अगर इसमें आपको जिस तरह से कमियां लग रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी लगती हैं, तो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उपचुनाव है और ऐसे में स्टार प्रचारक का दर्जा छिन गया, बावजूद उसके आपका कहना है कि कांग्रेस मजबूत है। चेतन जी, कुछ आरोप हैं कार्रवाई को लेकर और साथ ही ये भी कहना कि चाहे आप कुछ भी कीजिए लेकिन कांग्रेस मजबूती से मुकाबिल खड़ी। कांग्रेस तो पहले ही इतनी मजबूत हो गई है कि अब ज्यादा मजबूत करोगे तो वज्र की हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। तो जो लोग स्थायी हो जाते हैं उनके बारे में तो फिर हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से उनका स्थान तो फिर राम नाम सत्य ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेरे मित्र अवनीश जी को मैं सुन रहा था, मेरे मित्र जिस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं, अरे संविधान पे आपने भरोसा कब किया है? इस देश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाने संविधान में लिखा था। सन 1992 के राम मंदिर के आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार को बर्खास्त करने का पाप क्या आपने संविधान के तहत किया था? शाहबानो प्रकरण में ट्रिपल तलाक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने बदलने का जो काम किया था वो क्या आपने संविधान के तहत किया था?
निर्वाचन आयोग को आड़ बना करके आप भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहे हो, ये संविधान में लिखा है। अरे हिम्मत है तो मैदान में मुकाबला करो ना, क्यों डरते हो? और जब आपको लगता है कि आप सारी सीटों पर चुनाव जीत रहे हो तो फिर आओ ना, क्या दिक्कत है? 132 विधायकों का फ्लोर टेस्ट का दावा करने वाले लोग कहां भाग गए थे? आप फ्लोर टेस्ट का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, आप में हैसियत नहीं बची थी। आपके इन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री ने मंच छोड़ करके भाग गए, रण छोड़। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मिस्टर 15% भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, इस मध्य प्रदेश को बचाने का जो लोकतांत्रिक काम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब और उनके समर्थकों ने किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की तरफ से कि लोकतंत्र के लुटेरों से इस मध्य प्रदेश को बचा लिया। नहीं तो ये कक्कड़ और पक्कड़ और मिगलानी और टिगलानी पता नहीं इस मध्य प्रदेश को लूट करके, ऐसा तो नहीं कि चारे घोटाले से भी कोई बड़ा घोटाला कर लेते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा लोकतंत्र की दुहाई देती रही है, अब तक इस बारे में बात की जा रही है, लेकिन कार्रवाई को लेकर अलोकतांत्रिक कार्रवाई बताई जा रही है। सुरेश जी, कैसे देखते हैं आप ये जो कार्रवाई हुई है? पहले ताकीद की गई, नोटिस थमाए गए, लेकिन अब कार्रवाई पर भी सवाल हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं, क्योंकि संवैधानिक संस्था को अपनी सीमाएं और अधिकार होते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे पद पर जो पार्लियामेंट का लंबे समय तक मेंबर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो है उनके अंदर भी समझ रहती होगी, और ये बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर एक प्रकार का दंड है कि उन्हें स्टार प्रचारक के दायित्व से मुक्त किया गया। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग यदि थोड़ा सा उदारता बरतता और उन पर 1-2 दिन की रोक लगा करके मामले को समाप्त करता तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा संदेश जाता जी। और इसको कहे जाने में कोई संकोच नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये बात भी उसी के साथ पैरेलल चलती है कि किसी दलित महिला के बारे में यदि असंसदीय शब्द का और किसी ऐसी द्व्यर्थी टिप्पणी का यदि से बच जाते कमलनाथ जी तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें विवेक तनखा जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और वो जो दलील दे रहे हैं वो दलील इसमें फिट नहीं बैठती। केवल यही है कि इतने बड़े जिम्मेदार पुराने नेता और सब पर यदि मान लो बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की बजाय, लेकिन एक चीज से मैं सहमत हूं, अवनीश जी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं इस चीज से सहमत हूं कि कमलनाथ जी आज भी दम्भ से परिपूर्ण हैं। वो बार बार मीडिया को भी यही कहते हैं कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है हमारे मीडिया के अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल चुगलीखोरी करके ही पत्रकारिता करना अपना धर्म मानते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण बाकी लोगों को भी ये सुनना पड़ता है कि मुझे सीख मत दीजिए, मुझे तो सब कुछ मालूम है। ये हम मानते हैं कि लंबे समय के राजनेता हैं, लंबे समय पार्लियामेंट्रियन रहे हैं, तो इसके बावजूद भी सीखने का कभी कोई छोर नहीं होता। सीखना हमेशा मिलता है, कई बार छोटों से भी बड़ी बातें सीखने को मिल जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा दम्भ है जो कमलनाथ जी जैसे एक अच्छे व्यक्ति को जो राजनीति में काफी परिपक्व हैं तो उनको ये कहीं न कहीं नुकसान दे रहा है। और यही एक कारण है कि उन्होंने यदि उस पर खेद सलीके से जता दिया गया होता तो ये आज चलिए बिल्कुल कारण सिर्फ यही रहा है या वो कारण रहे बयान जिनको बार बार कहने से रोका जाता रहा, चुनाव आयोग भी बार बार ताकीद करता रहा। इस पर चर्चा बनाए रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या दम्भ की वजह से कमलनाथ जी को घेरा जा रहा है या फिर वजह कुछ और है। बने रहिए हमारे साथ। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सुरेश जी की आपने पूरी बात सुनी। पहली बात तो मैं आदरणीय सुरेश जी से कहना चाहूंगा कि सुरेश जी से इमरती देवी अकेली इस देश में दलित महिला नहीं है।
इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने निरंतर, उनके नेताओं ने दलितों पर अपमान किए, अत्याचार किए। अभी ताजा घटना आपने हाथरस की भी देखी होगी, कुछ समय पहले चिन्मयानंद ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो इस तरह के कई सारे मामले हैं। और आज की घटना बताता हूँ सुरेश जी को कि आज करेला विधानसभा के अमोला जो थाने में एक दलित को बकायदा पूर्व विधायक शकुंतला खटीक के बॉडीगार्ड ने थप्पड़ मारा और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। मैंने बकायदा वो खबर डाली भी है, शायद सुरेश जी वाकिफ होंगे। तो सुरेश जी, अगर इतना दलितों के प्रति संवेदनशील है तो कृपया अमोला जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। आप एक अच्छे सजग व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारा तो एक ही सवाल है कि सिर्फ कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा क्यों छीना गया। ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से निरंतर भाजपा के नेता मंत्रियों को जनता दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ रही है, गो बैक के नारे लगा रही, वापस जाओ दत्ती गांव, वापस जाओ श्री दंडोतिया, वापस जाओ, जिस तरह के नारे लगा रही, उससे सब घबरा कर ये भारतीय जनता पार्टी ने कृत्य किया। क्योंकि हम सदैव जो भीमराव अंबेडकर साहब का जो बना हुआ संविधान, उसमें भरोसा रखते हैं। क्योंकि अगर संविधान वाली बात होती तो इसी मोदी सरकार के समय, भाजपा के समय, अवनीश जी, समय क्योंकि कम बचा है प्रचार के लिए, और ऐसे में पहले ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग ने पहले नोटिस भी दिया था, ये कहा था कि ऐसे आपत्तिजनक शब्दों से बचें। सुनिए, पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि अगर थोड़े वक्त पहले कार्रवाई की भी गई है तो आपको क्या लगता है, क्या रणनीति हो सकती है इसमें? ये बदले की भावना की कार्रवाई है नानी जी। ये नहीं चाहते कि माननीय कमलनाथ जी जहां प्रचार करें। इनको माननीय कमलनाथ जी से भाजपा डर गई है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये भाजपा का डर है, शिवराज का डर है, सिंधिया का डर है, कि जिस डर के कारण इन्होंने स्टार प्रचारक का दर्जा छीना है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारी स्टार प्रचारक इस प्रदेश की जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। मैं इस प्रदेश में इतिहास बनेगा कि कोई पार्टी पहली बार होगा कि सत्ताधारी पार्टी 28 की 28 सीटों पर उपचुनाव हारने वाली है। ठीक है, बड़ा चैलेंज है चेतन जी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 132 लोगों का फ्लोर टेस्ट करने वाले फ्लोर पे खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इनसे क्या मुकाबला हमारा होगा। और जनता ने, जिन्होंने जनता को ठगा है, जिन्होंने जनता को ठगा है, जिन्होंने युवाओं को, आपने बोल लिया, ठीक है, आपने बोल लिया ना, ठीक है, आपने बोल लिया, बोलने दीजिए। हाँ। जिन्होंने किसानों को ठगा है, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की बिटियाओं को ठगा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगा है, वो क्या बात करते हो। चंद वोटों की खातिर तुमने बदले हैं संविधान, और चंद नोटों की खातिर तुम्हारा नेता रोज बेचता था ईमान। वो तुम लोग हो यार। क्या है, भोपाल शहर में जलाने की कोशिश करने वाला कांग्रेस का विधायक, और एक आदमी का आवाज नहीं निकलती। क्या मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आप बेवकूफ समझते हो? और कमलनाथ इसे मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा कलंकनाथ है। इस मध्य प्रदेश का मुकाबला इस बात का नहीं है, इस बात का मुकाबला नहीं है। देखिए, अरे भाई क्यों इतनी आवाज लगाते हो? आपने सब बोला 28 जीत रहा हूं, मैंने कहा क्या? आप बताइए, मैंने आपको कहा क्या? आप बताइए कहा क्या? अरे सब बिकाऊ, तुम्हारी पार्टी पूरी बिकाऊ है, पूरी पार्टी सारे। अरे आइफा में जो मुख्यमंत्री आइफा में जो मुख्यमंत्री इस गरीब मध्य प्रदेश के किसानों के सपनों का चीरहरण करता था, दलित नहीं है। क्या बात करते हो? आपके मंत्री क्या बात करते हैं? अरे भैया, क्या ठुमके लगाने से कुछ नहीं होता, बहुत शर्म की बात है। ठुमके लगाने से कुछ नहीं होता। माताओं बहनों का अपमान करने वाले, माताओं बहनों का अपमान करने वाले, महिला सम्मान हो या किसी और का सम्मान हो, सम्मान सबका बना रहना चाहिए। जब आप सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचिए। 500 रुपए लेकर के वोट बेचती है। चेतन जी, आप जब खुद ही सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचिए। कर्जे में डुबोने वाले मध्य प्रदेश को ये ना कंगाल करने वाले। ठीक है, चलिए सुरेश जी, क्या लगता है आपको? अपमान की और सम्मान की ये लड़ाई है, लेकिन सम्मान तो सबका ही है, सबके सम्मान को बराबर ही नजर से देखना चाहिए। ऐसे में अगर भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, अगर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है? नहीं, मैं तो बार बार ये बात कहता रहता हूं कि राजनीति में जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिर रहा है जी। और मुझे लगता है कि पहले मैंने अटल जी और पंडित नेहरू के संवादों को पढ़ा है, मैंने सुंदरलाल पटवा और अर्जुन सिंह के संवादों को पढ़ा है, देखा है। उस समय तो मैं सदन में रिपोर्टिंग करता रहा हूं।
मैंने दिग्विजय सिंह जी और अपने विक्रम वर्मा जी के जो कार्यकाल को देखा है, तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में ये जो बड़े नेता बनने का ढोंग रचने वाले लोग हैं, इनकी भाषाओं में गिरावट आ रही है। और अवनीश मेरे छोटे भाई हैं, और जब ये एक गैर तार्किक उदाहरण देकर के मेरी बातों को काटने की कोशिश करते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री 40 साल का सांसद है, वो यदि किसी महिला को आइटम बोलता है, उसकी तुलना किसी थाने में की घटना के साथ थोड़ी की जा सकती है। एक सामान्य कि अगर इस बात से किसी को किसी ने खेद भी जताया था, व्यक्ति की तार्किक बात देखिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तार्किक नहीं है, वो महिला नहीं है। सुरेश जी ये बात नहीं, सुरेश जी देखिए, आप एक वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं, कृपया करके आपसे मैं आप मुझे बताइए, हाथरस वाली घटना को, हाथरस की घटना को यहाँ लाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और वो सारे लोग जेल में हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को जेल में भेजा जाना चाहिए? क्या आप ऐसी अपेक्षा रखते हैं? इन लोगों की तुलना नहीं हो सकती जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं। और आप ऐसे बचाव मत करिए जो गैर तार्किक हो, और आपको लेकिन ऐसा बचाव मत करिए जो गैर तार्किक हो। आप चिन्मयानंद का मामला कमलनाथ से जोड़ रहे हैं, तो कमलनाथ ने कौन सा जो है ऐसी घटना की है? आप जो है हाथरस का मामला जोड़ रहे हैं, तो क्या मान सम्मान, आपत्तिजनक बयान, कार्रवाई, सारी चीजें चुनाव में देखी गई है, लेकिन जनता के लिए आपने सोच रखा है कि क्या करना है आगे अगर आपको मौका मिलता है? सुरेश जी लौटते हैं, अब ऐसे लौटते हैं। चेतन जी, जी आगे का रोड मैप क्या रहेगा? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं किसानों के लिए आपने काम किया, नौजवानों के लिए आपने काम किया, संकल्प पत्र आप थोड़े दिन पहले ही लेकर आए, तो क्या आपके आगे का रोड मैप तैयार है? अगर जनता ने मौका दिया, आप क्या कुछ और करेंगे बेहतरी के लिए? हमारे कोई चुनाव का रोड मैप नहीं है। हमारा प्रदेश और देश का विजन बहुत साफ है। किसानों को सबसे पहले हमने 6,000 रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान राशि दी, हमने 10,000 रुपए किया। किसानों को बिचौलियों के हाथों से बचाने के लिए हमने मंडी संविधान संशोधन बिल लेकर के आए। हमने हमारी बेटियाओं का, जिस सरकार ने लैपटॉप खा गई, जो स्मार्टफोन खा गई, जो स्कूटी खा गई, वो लेकर के हमारी सरकार देने का काम करी। बेरोजगार पढ़े लिखे किस तरह की डिबेट करते हो? ये किस तरह की डिबेट में इस तरह के लोगों को बुलाते हो, जाहिल लोगों को? आप लोग, मुझे कहना पड़ेगा ये जाहिल लोग। करके तमीज से बात आप बार बार क्यों मर्यादा लांग रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, आपसे सम्मान देखिए सबका है, आपका भी सम्मान है, उनका भी सम्मान है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? जाहिलपन दिखाते हैं। आप मुझे बताइए, जब आप प्रश्न मुझसे पूछ रही हैं, नहीं तो ठीक है, लेकिन आपको संयम तो रखना होगा ना, आप संयम की सीमा को लांग रहे हैं। फिर आपकी राजनीति जी, फिर आपकी इस डिबेट को कोई नहीं सुन पाएगा। अगर आप ऐसी डिबेट कराना चाहती है तो मुबारक हो, आप करिए। आप मुझे मौका तो दीजिए। आप पहले ही एक और शब्द अगर बोल देंगे तो अवनीश जी को रोकना आपको लगता है कि मुमकिन होगा मेरे लिए? आप कर लीजिए, आपको जैसा करना आप करिए। आपका चैनल है। आप एक शब्द ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि सामने वाला वैसे ही आक्रोश में आ जाएगा। और अवनीश जी, आपसे सवाल पूछूं तो आप जवाब दीजिए। आप अगर आपसे सवाल पूछूं अवनीश जी, तब आप जवाब दीजिए। आप बीच में बोल देते हैं, फिर मामला कहीं और चला जाता है। सुरेश शर्मा जी इस देश के पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, वो उनको 2 लाइन नहीं बोल रहे, लेकिन आज पत्रकार किस तरह की बात है? अवनीश जी रुक जाइए, अवनीश जी रुक जाइए, अवनीश जी रुक जाइए, नहीं तो मुझे डिबेट को यही रोकना होगा। वो आप ही कर सकते हो, वो आप ही कर सकते हो। ये आपके नेताओं का शऊर है, ये आपके नेताओं का संस्कार है। बहुत शुक्रिया सभी का हमें समय देने के लिए। आपत्तिजनक शब्दों से ऐतराज है, लेकिन बार बार उसका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे देखने को मिल ही जाता है। संयम की जहां पर जरूरत है वहां आपा खोते हुए नेता नजर आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता जो बार बार इन्हीं चीजों को देखती आई है, आपत्तिजनक बयानों को सुनती आई है, कार्रवाइयों को उसने देखा है, देखना होगा कि विकास की बात जनता को समझ में आती है, आपत्तिजनक बयान उसे समझ में आते हैं, या फिर रोड मैप जो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपना अपना लेकर जनता के बीच पहुंची है, किसके रोड मैप पर, किसके विकास को जनता पसंद करती है और किस आधार पर अपना मतदान करती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ।